हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। मैं इसी में आपके कॉन्सेप्चुअल लेवल पे फिजिक्स अच्छी हो जाए, आसानी से आपके न्यूमेरिकल निकले, इसीलिए मैं ये वीडियो सीरीज बना रहा हूं। ये जो वीडियो सीरीज डिटेल्ड वे में है, इसके बाहर से बेटा कुछ नहीं आने वाला है, सब कुछ यहीं से आएगा क्योंकि मैं फुल सिलेबस आपका कवर कर रहा हूं। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, न्यूमेरिकल भी बनने शुरू हो जाएंगे। इसके बाहर से कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो लेक्चर देखकर आपके न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। हम लोग आज बात कर रहे हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट पार्ट पर, जिसमें हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। हीट इंजन, करनॉट इंजन और रेफ्रिजरेटर वाला इंजन, ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके पहले के पार्ट या पहले के चैप्टर्स को देखने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, क्लिक करके आप देख सकते हैं। जब भी फिजिक्स को आप सीक्वेंस में पढ़ते हैं आपको और ज्यादा आसान लगती है। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूं कि सरल भाषा में आपके साथ सामने रखूं, लेकिन वो आसान और हो जाएगी क्योंकि सिस्टमैटिक ढंग से आप चलते रहेंगे। तो इन लेक्चर्स को, वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, फिजिक्स को आसान भाषा में सीखिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्पेशली डिजाइंड वीडियो है नीट के लिए, ना ये क्लास 12th के लिए है, ना ये जेई के लिए। जितना आपको चाहिए नीट के बच्चे को उतना ही है इसमें, उसी लिए बनाए हैं। चलिए, तो ये रहा हम लोग का पार्ट नंबर 4 बेटा, जिसमें जैसे मैंने बात की हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, कार्नोट इंजन, एंट्रोपी, ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि जो चीजें आप बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, अगर उसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए तो चीजें ज्यादा सरल हो जाती हैं। तो आप अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है बेटा। इस ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद इसके स्टोर सेक्शन में जाइए। वहां पर कई ऐसे इफेक्टिव प्रोडक्टिव मटेरियल मिलेंगे जो नीट के सिलेक्शन में आपका बहुत सपोर्ट करेंगे और नीट आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा करा सकते हैं। हाई क्वालिटी मटेरियल्स हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए और डॉक्टर बनिए। बात को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, यानी पढ़ाई। तो ये हो जाता है शुरुआत हीट इंजन। सबसे पहली बात कि आखिर हीट इंजन होता क्या है, करता क्या है हमारे लिए। तो हीट इंजन हीट एनर्जी को किसी मैकेनिकल वर्क में जो यूजफुल हमारे लिए हो उसमें कन्वर्ट करता है। तो हीट इंजन की इतनी कहानी है कि वो क्या करेगा, हीट एनर्जी को किसी मैकेनिकल वर्क, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेगा। आप समझ सकते हैं जैसे कि कार में जो इंजन लगे होते हैं, स्कूटी में जो इंजन लगा हुआ है, ये सब हीट इंजन की तरह काम करते हैं। तो ये A heat engine is a device which converts heat energy into mechanical energy। इसके तीन मेन पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है सोर्स। सोर्स क्या होता है, जहां से ये हीट लेता है। और सोर्स की खासियत क्या है कि कितनी भी हीट वहां से ले ली जाए उसका टेम्परेचर बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट बना रहता है। जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र से आप कितना भी पानी निकाल लीजिए, 2 बाल्टी 4 बाल्टी 100 बाल्टी, लेकिन समुद्र का लेवल नहीं घटेगा। कुछ वैसी ही सिचुएशन यहां पर, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट इसके पास है कि आप कितनी भी हीट निकाल लेंगे टेम्परेचर नहीं घटेगा। इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, जिसकी वजह से कुछ भी निकालिए टेम्परेचर में बदलाव नहीं आएगा। सिंक, सिंक क्या क्या है, जहां पर हीट एनर्जी को आप छोड़ेंगे, पास करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, सोर्स से लेंगे और सिंक में छोड़ेंगे। तो सिंक क्या है, जहां पर आप हीट एनर्जी को डाल रहे हैं, वो कितनी भी हीट एनर्जी हम डाल दें सिंक में, उसका भी टेम्परेचर नहीं बदलता। नॉर्मली जब ये जो इंजन होते हैं, इसको हम लोग पकड़ लेते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है वो आपका सिंक है। तो आप इंजन देखिए, चलता मोटर कार का या आपकी स्कूटी का, पीछे धुआं निकलता रहता है, वो धुआं निकल के सिंक में का एटमॉस्फेयर में जाता रहता है, एनवायरमेंट में जाता रहता है। तो वो और एनवायरमेंट का नॉर्मली टेम्परेचर नहीं बढ़ता। अब तो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से बड़ी दिक्कत हो रही है, वो एक अलग पॉइंट है। जहां तक इसके कॉन्सेप्ट की बात है, आप सिंक में कितनी भी हीट को डाल देंगे उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा। और ये काम करेगा कौन कि हीट सिंक सोर्स से
सोर्स से हीट ले और सिंक में हीट डाले, तो ये काम करने के लिए जो चीज काम करती है उसको बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, सोर्स से हीट को लेता है और सिंक में हीट को डालता है और बीच में हमारा काम करके हमको देता है। तो केवल यही नहीं लेना देना, वो लेगा सोर्स से हीट, वर्क डन करेगा, यूजफुल वर्क, और कुछ हिस्सा वो कहां डालेगा, सिंक में डालेगा। तो ये वर्किंग सब्सटेंस होते हैं। वर्किंग सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, एक दो एग्जांपल। तो जैसे स्टीम इंजन हो गया या पेट्रोल हो गया। आप गाड़ी में पेट्रोल तो बड़ी खट से समझ गए होंगे, आप स्कूटी, बाइक, कार चला रहे हैं तो आप उसमें पेट्रोल डालते हैं, वो वर्किंग सब्सटेंस होता है। वही एक काम करता है लेने देने का और बीच में काम करके देने का। तो ये इसके मेजर पार्ट थे हीट इंजन के जो आपने देखे। थोड़ा फोटोग्राफ समझते हैं जिससे आइडिया और मिलेगा हमें। तो देखिए ये फोटोग्राफ है, ये इंजन है और ये सोर्स है जहां से हीट ली जाएगी, ये वर्क हमको करके देगा, और ये सिंक है जहां पर जो वर्क डन करने के बाद उसको बच रही है हीट, उसको एग्जॉस्ट कर देगा या निकाल देगा। तो इसने यहां से आपने, इसका टेम्परेचर T1 है जो बदलता नहीं है, इसने Q1 इंजन ने यहां से हीट को एब्जॉर्व किया, ये हमको वर्क डन करके दिया इतना W, और बचा हुआ जो हीट से था वो यहां पर पास कर दिया सिंक को Q2, ये हीट यहां पास कर दी। तो अगर इसको इंजन को मिलने वाली हीट कितनी है बेटा, Q1, और ये दे क्या रहा है, W और Q2, तो ये रिलेशनशिप इसके अंदर चालू हो जाती है। और देखिए वर्क डन निकालेंगे यहां से तो वर्क डन आ जाएगा Q1 माइनस Q2। आप समझ पाए? लेकिन ये कितना आसान रिलेशन है, Q1 हीट दी है, उन्हीं दोनों में से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टाइप लगा दीजिए तो ये W प्लस Q2 मिल जाता है। ये इक्वेशन हीट इंजन के लिए वैलिड हो जाती है। तो ये हीट इंजन की कहानी है। हीट इंजन हमको क्या कर रहा है, हीट लेने के बाद यूजफुल वर्क दे रहा है और बची हुई हीट हमारी सिंक में दे रहा है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। हमेशा ध्यान रखिएगा जो सोर्स होता है उसका टेम्परेचर सिंक से हीट इंजन में ज्यादा होना चाहिए, तभी ये वर्किंग हो पाएगी इन केस ऑफ हीट इंजन। इसका उल्टा इंजन भी हम लोग पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह अभी, लेकिन पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब यहां पर ये जो इंजन है वो कौन सा इंजन दूसरे इंजन से कितना अच्छा है ये कैसे पता लगाएं, तो इसके लिए एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन रख देते हैं, भाई कितना एफिशिएंट है। तो इसकी चर्चा करते हैं अगली स्लाइड में, जहां एफिशिएंसी का जिक्र हो जाता है, जैसे ईटा से शो करते हैं। आप जानते होंगे सिंबल ईटा है, थर्मल एफिशिएंसी या हीट इंजन की एफिशिएंसी। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या हुई, जितनी हीट आपने उसको दी है और उसमें कितना वर्क करके दे रहा है। अगर हीट लेने पर ज्यादा वर्क करके दे रहा है एक पर्टिकुलर हीट लेने पर तो ज्यादा अच्छा इंजन है, अगर उतनी ही हीट लेने पर कम वर्क डन करके दे रहा है तो थोड़ा सा उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इसी के रेशियो को ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1, इसको एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन बोलते हैं। और यहां W की वैल्यू पीछे लिखी थी Q1 माइनस Q2, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसको जब डिवाइड करेंगे Q1 से तो आ जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q2, Q2 अपॉन Q1, और इसको हम लोग फॉर्मूले की तरह याद कर लेंगे। ये क्या है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ईटा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। Q1 क्या है, हम जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं सोर्स से, ये देखिए लिखा है वर्किंग सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब कर रहा है। Q2 क्या है, जो इंजेक्ट या एक्सेल कर रहा है इन सिंक, और W हमारा वर्क डन होता है। बाकी आप जानते हैं ईटा हमारा एफिशिएंसी है। अगर आइडियल या परफेक्ट इंजन बनने की सिचुएशन खड़ी हो जाए तो उस समय ईटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। इसके लिए Q2 0 होना चाहिए। Q2 0 होने का मतलब क्या हुआ जानते हो, अगर यहां पर हम पूरी हीट दे रहे हैं, Q1 ले रहा है ये सोर्स से, तो सारा काम करके दे दे, इधर कुछ निकाले ही ना। तो उस समय जब Q2 की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, Q2 की वैल्यू हमारी 0 रख दोगे तो 1 माइनस 0 यानी 1, तो एफिशिएंसी हमारी 100% हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। वो जो Q1 आप लेते हैं उसमें से वर्क डन करते हैं और कुछ इसको एग्जॉस्ट या सिंक में देना ही पड़ता है साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। आप ध्यान दीजिए कि आपकी जैसे स्कूटी है या कार है, अगर कार में जहां से धुआं निकलता है, वो निकल रहा है ना धुआं, वहां पर केला लगा दीजिए, फिल्मों में दिखाते हैं ना कभी कभी,
कि वो बदमाश बच्चे टीचर के स्कूटर में, बाइक में, कार में केला फिट कर दिए। तो अगर आप केला उसके जहां से एग्जॉस्ट है वहां पर घुसेड़ दें, जहां से धुआं निकलता है, तो वो कार या स्कूटी आपकी चलना बंद हो जाएगी, क्योंकि वो सिंक को यानी एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में वो धुआं हीट दे नहीं पा रही है, इसलिए वो आपका इस तरह से इंजन काम नहीं कर पाते। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है कि इंजन परफेक्टली 100% एफिशिएंट हो। बात आप समझ गए होंगे, जितना खाना जरूरी है उतना निकालना जरूरी है, तभी वो वर्किंग हो पाती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे थर्मल एफिशिएंसी की बात। अब एक बड़ा ही शानदार सवाल करते हैं। ये सवाल में काफी चीजें पूछी गई हैं, थोड़ा लंबा सवाल है, लेकिन ये हमें काफी चीजें समझा देता है हीट इंजन के बारे में। उसको करते हैं और समझते हैं। देखिए लिखा है, द पीवी डायग्राम ऑफ 0.2 मोल of an ideal diatomic gas used as a working substance in heat engine is shown in figure। वो फिगर प्रोसेस BC is adiabatic। BC का मतलब क्या है? ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ये बोल दिए हैं कि एडियाबैटिक है। बड़ी अच्छी बात की, नहीं पता कैसे चलता। द वैल्यू ऑफ गामा फॉर दिस गैस इज 1.4। गामा की वैल्यू दे रखी। गामा क्या होता है आप और हम जानते हैं कि गामा होता है CP/CV, जो यहां पर 1.4 दिया है। बड़ी अच्छी बात है। अब क्या क्या पूछ रहे हैं, 3 पार्ट है। फाइंड द प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम एट पॉइंट्स A, B, C। यानी ये जो पॉइंट्स हैं A, B, C, यहां पे हमें प्रेशर पता करना है और वॉल्यूम। तो चलिए शुरू हो जाते हैं पहला पार्ट लेते हुए। प्रेशर A और प्रेशर C तो सेम है, ये P इधर है, V इधर है, तो सेम प्रेशर है 1 atm। तो हम यहां लिख सकते हैं PA बराबर PC। ये कितने के बराबर है? 1 atm प्रेशर के। अगर SI सिस्टम में लिखें तो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा अब प्रेशर B पर निकालना रह गया। अब यहां से यहां जो जा रहे हो, सेम वॉल्यूम पे जा रहे हो ना। देखो ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो AB, ये प्रोसेस लिख दीजिए, प्रोसेस AB इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। सेम वॉल्यूम वाला प्रोसेस जो होता है आइसोकोरिक होता है। तो उसमें जो प्रेशर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। आप जानते ही हैं गैस लॉ वाली इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। अगर आप V को कांस्टेंट कर दें, NR कांस्टेंट हटिए, तो P इज प्रोपोर्शनल टू T हो ही जाएगा। तो वही कहानी, P इज प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है। यानी आप लिख सकते हैं PB/PA इज इक्वल टू TB/TA। कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। तो अगर मुझे PB निकालना हो यहां वाला प्रेशर, तो मैं लिख सकता हूं, ये लिखिए TB/TA इंटू PA। वैल्यू रख देते हैं ना। तो TB कितनी है? 600 केल्विन, नीचे 300 केल्विन, तो 600/300 इंटू 1 atm। ये काटोगे 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 atm। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर खींच लेता हूं तो एक लाइन और लिख दी जाएगी। यहां तक ले जाते हैं तो यहां पर आ गया 2 atm। इसका मतलब क्या है कि PB की जो वैल्यू है वो हो गई 2.02 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए प्रेशर का आंसर आ गया है। ये पहला आंसर था, यहां भी आंसर लिख देते हैं, और ये भी। लेकिन अभी इन्होंने केवल यही नहीं रुके हैं, ये तो कह रहे हैं भैया वॉल्यूम भी बताओ। तो हमको तो वॉल्यूम का भी कैलकुलेशन करना है, करते हैं ना। तो आइए, प्रेशर तो निकाल चुके हैं, अब आगे चर्चा हम लोग कर रहे हैं वॉल्यूम की। तो इस A और B पे तो वॉल्यूम देखिए सेम है। तो यहां पर हम गैस इक्वेशन लगाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन जिसे हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू nRT/P। ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि VA और VB पर वॉल्यूम सेम है। देखिए सेम वॉल्यूम, तो इसको लिख देना चाहिए VA इज इक्वल टू VB, क्योंकि सेम है, nRTA
अपॉन पी ए, ये वॉल्यूम हो जाएगा। वैल्यू रखो, मोल्स थे 0.2, गैस कांस्टेंट 8.31, टेम्परेचर एट ए 300 केल्विन, और पीए प्रेशर एट ए 1 एटीएम, यानी 1.01 इंटू 10 की पावर 5। इसको आप डिवाइड कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इधर लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये करीब करीब हमारी 5 लीटर के बराबर है। तो ये तो निकला एक और आंसर, जो वॉल्यूम था कहां पर, ए और बी पर। सी पर निकालना बचा है अभी। तो आइए सी के लिए चलते हैं, कलर को फिर से चेंज करते हैं। एंड एट सी यानी वीसी, वीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आर टी सी अपॉन पीसी। अगेन 0.2, 8.31, टीसी है 6, टीसी कितना है 450, ये 450, तो यहां पे 450 रख देते हैं केल्विन, अपॉन पीसी प्रेशर कितना था, वही 1 एटीएम, उसके लिए भी है तो 1 एटीएम रख दो, यानी 1.01 इंटू 10 की पावर 5। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, शायद इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 7.6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। दिस इज 7.6 लीटर। ये प्लस करो तो ये वैल्यू इतनी वैल्यू आती हुई दिख रही है, नहीं माइनस ही है, तो ये 7.6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, और ये 7.6 लीटर, ये दूसरा आंसर हो गया। ये अभी हम लोग पहला वाला पार्ट बेटा कर पाए हैं। पहले पार्ट का ये देखिए, एक प्रेशर ये निकाला था, एक प्रेशर ये निकाला था आंसर के रूप में, एक वॉल्यूम हमने ये निकाला, और एक वॉल्यूम हमने ये निकाला। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम एबीसी निकल आया है। अब अगली बात करेंगे, सेकंड नंबर, कैलकुलेट डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू एंड डेल्टा यू फॉर ईच ऑफ द 3 प्रोसेस। यहां पर तीनों के लिए सब डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू निकालना होगा। तो ये तो इस पिक्चर को मैं लेना चाहता था, तो पिक्चर तो यहां बन नहीं पाएगी। अगली स्लाइड इंट्रोड्यूस करते हैं, और मैं फोटो बना देता हूं हाथ से जल्दी से, क्योंकि समझ में तभी आ पाएगा आपके। तो मैं व्हाइट कलर से बनाता हूं। कुछ कहानी ऐसी थी जैसे आप देख पा रहे थे, और ऐसे करके, और यहां 300 केल्विन का फिगर था, ये 600 केल्विन का फिगर था, ये ए था, ये बी था, और ये सी था, ये 450 केल्विन का फिगर था, और यहां जो प्रेशर था 1 एटीएम था। और यहां ये प्रेशर वाला कहानी है, और ये वॉल्यूम वाला है, ये ओरिजिन। इस तरह का फोटोग्राफ था। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी बातचीत, यानी पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, जहां पे डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू निकालना है। तो प्रोसेस की बात करेंगे, ए बी, ये प्रोसेस। तो प्रोसेस ए बी इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है, जहां पर वॉल्यूम सेम हो। तो ये वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम जब सेम रहता है तो वर्क डन कुछ नहीं होता, 0, क्योंकि डेल्टा वी कितना हो जाता है, 0, पी इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी क्योंकि 0 है इसलिए वैल्यू 0 आ जाती है। अब थर्मोडायनेमिक की जो इक्वेशन, पहला लॉ थर्मोडायनेमिक्स होता है, डेल्टा क्यू ए बी लिख दो, डेल्टा यू ए बी लिख दो, और डेल्टा डब्ल्यू ए बी लिख दो। यहां पर ये वैल्यू डब्ल्यू ए बी 0 हो गई, दिस वैल्यू इज 0। तो व्हाट विल हैपन, डेल्टा क्यू ए बी इज इक्वल टू डेल्टा यू ए बी, और डेल्टा यू ए बी कैसे निकालते हो, एन सी वी डेल्टा टी। तो एन सी वी डेल्टा टी। अब इसकी वैल्यू रख दो, एन कितना था बेटा, एन हो जाएगा 0.2 मोल। सीवी कितना था, डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस के लिए 5/2R, और डेल्टा टेम्परेचर तो 600 में से 300 घटा दो, 600 में से
हमने 300 सब्सट्रैक्ट कर दिया, इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आर की वैल्यू 8.31 रख ही देंगे तो 1246 जूल के आसपास ये आ जाएगा। तो पहले वाले प्रोसेस में ए टू बी में आपने डेल्टा डब्ल्यू ए निकाल दिया, डेल्टा क्यू यू ए बी और डेल्टा क्यू ए बी सेम है, तो तीनों चीज निकल आई। तीनों चीज समझ पाए ना? ये देखिए, पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज जो उन्होंने पूछी थी। तो ये एक पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अगले प्रोसेस की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इसको इधर बनाते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस लिखते हैं, प्रोसेस बी से सी, जो एडियाबैटिक था, इन्होंने बोल रखा है खुद ही सवाल में, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइए प्रोसेस बीसी, जो कि हमारा इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, जिससे कि पूरी चीज आप समझ पाए। ये सवाल इसीलिए मैं ले रहा हूं। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होती है, कोई भी एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता। इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को लगाएंगे तो यहां पर आपने देखा डेल्टा क्यू 0 है, तो ये इसके नेगेटिव के बराबर हो जाएगा, यानी डेल्टा डब्ल्यू बी सी की जो वैल्यू है माइनस डेल्टा यू बी सी के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल समझ पाए। और आप जानते हैं कि जो डेल्टा, यहीं पे चाहे तो लिख दो, डेल्टा यू बी सी क्या हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी। अब यहां पे व्हाइट कलर लेना चाहेंगे जिसे आराम से दिखे आपको। माइनस लिखिए 0.2, सीवी की वैल्यू 5/2 डेल्टा टी की बात कर लीजिए, ये 600 से 450 जा रहा है, तो ये आप यहां पर घटा मारिए, 450 माइनस 600। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी प्लस की 602 जूल के आसपास। जो भी आ रही होगी कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसी के आसपास आती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये आप इस प्रोसेस में देखिए, डेल्टा एक नंबर डेल्टा क्यू जान गए, डेल्टा टू जान गए और डेल्टा यू भी जान गए। जो ये डेल्टा यू भी कितने के बराबर होगा, माइनस साइन छोड़ के, माइनस साइन लेके माइनस छोड़ दीजिए इतना, तो दिस इज अ माइनस वैल्यू। तो यहां पर डब्ल्यू बी सी आया 602 जूल और डेल्टा यू बी सी कितना आया, माइनस 602 जूल। और ये डेल्टा क्यू तो यहां पर शून्य था। ये तीनों चीजें निकल गई। अब तीसरा प्रोसेस बचा है जिसको हम लोग फाइनली करेंगे। इसी को लेते हैं प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस। और कौन सा प्रोसेस ले रहे हैं, यहां पर हम लोगों ने देखा था कि ये ऐसे जा रहा था, तो तीसरा है सी टू ए। प्रोसेस सी ए इज एन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, जहां पे प्रेशर सेम होता है। तो ये यहां पर, यहां से यहां ये प्रेशर सेम है, सेम प्रेशर पर। तो डेल्टा क्यू कितना रहा इसके लिए, सी ए के लिए, सेम प्रेशर पर सीपी इंटू डेल्टा टी, ये वैल्यू लगा दो यहां पर। तो एन सीपी कितना हो जाएगा, 7/2 जो सीवी होता है उसमें आर जोड़ दीजिए या याद करके ही रखिए। डेल्टा टी की बात करते हैं तो डेल्टा टी कितना हो गया, 300 माइनस 450। और ये अप्रोक्सीमेट, इसको कैलकुलेट कर, एन की वैल्यू 0.2 है जो हम जान रहे थे, मैं यहां लिख ही देता। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी माइनस 902 जूल। अब हम जानते हैं कि अगर हमें डेल्टा यू सी ए निकालना है तो इसकी वैल्यू होती है एन सी वी डेल्टा टी, या फिर हम डेल्टा क्यू सी ए को गामा से डिवाइड कर दें, क्योंकि गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है सीपी अपॉन सीवी। तो अगर गामा सीपी अपॉन सीवी रखोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी आपको, सीपी अपॉन सीवी। ये वैल्यू रख के देखो, तो या तो पूरा निकालो या इसी को 1.4 से डिवाइड कर दो। तो दिस विल हैपन 902 अपॉन 1.4 और ये वैल्यू आ जाएगी करीब करीब माइनस 644 जूल। तो ये देखिए आपका ये भी आंसर आ गया। यहां पर डेल्टा क्यू सी ए आ गया, डेल्टा यू सी ए आ गया,
और आइसोबारिक प्रोसेस था, तो ये वैल्यू आपने यहां पर कैलकुलेट कर ली। अच्छा, अभी वर्क डन इसका बचा हुआ है, तो वर्क डन निकाल लीजिए। तो वर्क डन क्या रहा, डेल्टा डब्ल्यू सी ए इज इक्वल टू डेल्टा क्यू सी ए माइनस डेल्टा यू सी ए, और वैल्यू डाल दीजिए। डेल्टा क्यू सी ए कितना है, -902 जूल, और ये वैल्यू आई है अगेन माइनस 644 जूल। इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट -258 जूल। तो ये देखिए, ये तीनों चीज आपने निकाल ली है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे पूरा फंडा आपका क्लियर हो, और ये सारी बातें निकाल चुके हैं। अब लास्ट पार्ट उसका बचता है, उसको भी फट से देख लेते हैं। क्या था लास्ट पार्ट, पढ़ना पड़ेगा सवाल में। तो वो था कि फाइंड द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। तो थर्मल एफिशिएंसी कोई बड़ी बात नहीं, ईटा पूछ रहे हैं, तो ईटा को यहीं लिख देता हूं मैं, ईटा। तो ईटा क्या होता है, जो इसका तीसरा पार्ट है, वो ईटा हमारे सामने क्या था कि कितना उसने वर्क डन दिया है टोटल, और कितना हमने उसको हीट सप्लाई की है, जितनी हीट दी है। तो सबको आप इंटू 100, तो वर्क टोटल वगैरह निकालोगे तो 344 आ जाएगा। पूरे प्रोसेस का वर्क डन, जो जो वर्क निकला सबको जोड़ डालो, और जो जो डेल्टा क्यू निकला उनको जोड़ डाला हमने, और ये आ जाएगा 1246 इंटू 100 इज इक्वल टू ये 8 पॉजिटिव, और ये वैल्यू आ जाएगी 27.6%। ये पूरा आंसर हो गया, जिससे आप ये समझ पाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की चीज पढ़ते हैं, जैसे पूरी क्लैरिटी आपको मिले। ये कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीके से क्लियर होने में मदद करता है, इसलिए सवाल कराना जरूरी था, जिससे जो बच्चे कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हैं आसान उनको लगे। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। और ये इसका अगला, जिससे कि पूरी बात आप समझ पाए, ये देखिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाता है। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, जिससे पूरी क्लैरिटी आपको पकड़ में आ जाए। ये देखिए, तो ये आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब अगला जो बात है वो है रेफ्रिजरेटर की। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जो हीट इंजन का काम है उसका उल्टा काम करता है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, सिंक से हीट लेता है, और जो सोर्स है वहां हीट डालने की कोशिश करता है। लेकिन ये अपने आप संभव नहीं। जैसे पानी चढ़ाते हैं, पानी अगर टंकी में आपके है तो नलों में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर से नीचे पानी अपने आप बह जाता है। लेकिन अगर नीचे से ऊपर चढ़ाना हो, जैसे आपके यहाँ पानी की सप्लाई आ रही है, तो अक्सर जैसे हम लोगों की कॉलोनी में या कई जगह बिना पंप के पानी नहीं चढ़ पाता, प्रेशर चाहिए उसको। तो हम लोग पंप लगा रखे हैं, जब पानी की सप्लाई आती है तो पंप से अपना चढ़ा लेते हैं टंकी में पानी। तो आपको अगर नीचे से ऊपर ले जाना है पानी, तो यू हैव टू डू सर्टेन वर्क। तो यहां पर क्या है, सिंक से हमको उल्टा कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर हीट को डालना है। तो हमको एक हमको वर्क डन करना पड़ता है, कंप्रेशर लगाना पड़ता है, जो ये पंप हो, जो पंप यहां पर ऐसा करा पाए। रेफ्रिजरेटर जो घर में फ्रिज होते हैं उनमें भी कंप्रेशर होता है, वो पंप होता है। एसी कमरों में लगे होते हैं, तो एसी में भी कंप्रेशर होता है, वो पंप का काम करता है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, अंदर की चीज को, जो अंदर की चीज है उसकी हीट निकाल के एटमॉस्फेयर में डालता है वो। तो यानी आपकी रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडा होता चला जाता है। एसी में भी यही है कि आप जिस रूम में बैठे हैं वहां की हीट को निकालेगा और एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा। जबकि ऐसा हो सकता है कि आपकी हीट कम हो, रेफ्रिजरेटर में जब ठंडा होने लगेगा तो हीट कम होती है और बाहर की हीट ज्यादा होती है, लेकिन ये कम से ज्यादा में डिलीवरी कर रहा होता है। उसके लिए चाहिए होता है एक उसको पंप, रेफ्रिजरेटर। तो वो कहानी यहां पर है। तो ये सिंक है T1 और यहां पर सोर्स है, ये T1 ना होके इसका टेम्परेचर T2 लिख देते हैं, सेम लिखा हुआ है। तो ये सिंक है T2 पर और इसका सोर्स का टेम्परेचर T1 है। यहां से इसने हीट ली, देखिए Q2, हमने वर्क डन किया, एक पंप लगाया, जबरदस्ती कर रही कि मतलब आप इधर डालो, और इसने उठा के Q1 इधर किया। तो हमको वर्क डन करना पड़ रहा है
कम हीट से ज्यादा हीट की तरफ भेजने के लिए। रेफ्रिजरेटर उल्टा काम, और हीट इंजन में सोर्स से सिंक जा रहा था। तो यहां पर देखिए इसको दो चीजें मिल रही हैं, Q2 और W। तो Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1। ये इक्वेशन टाइप बन जाएगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने की कोशिश करें तो ये इक्वेशन भी ध्यान रखिए, इसी की बातचीत करेंगे। अब हीट इंजन में हमने एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की बात की थी, यहां पर इसकी एफिशिएंसी नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP बीटा से शो करते हैं इसको। वहां ईटा से शो कर रहे थे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ये क्या हो गया, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP बीटा। और बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, जो वर्क डन आप कर रहे हैं उसके हिसाब से कितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है ये Q2, आप अगर कम काम करें और ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट कर ले तो ये बहुत बढ़िया है, जिसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसी का रेशियो की बात यहां पर की गई है। तो दिस इज हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन वर्क डन Q2 अपॉन W। ये Q2 रहा, W की वैल्यू निकालेंगे तो Q1 माइनस Q2 आ जाएगी, यहां से भी देख लीजिए Q1 माइनस Q2, और ये Q1 माइनस Q2 यहां पे वैल्यू पुट कर दी हमने, और ये बीटा की वैल्यू क्या हो गई, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर के केस में होगा, जो हमें ध्यान रखना होगा। खैर बात को पकड़ पाए हैं, आगे कुछ पॉइंट्स इसके जान लेते हैं जो हमारे लिए बड़े काम के हैं। जैसे ए परफेक्ट रेफ्रिजरेटर इज वन विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी विदाउट डूइंग वर्क। भाई अगर ऐसी कोशिश हो जाए कि आपको काम ही ना करना पड़े, पानी सीधे टंकी में चढ़ जाए, किसी काम ना करना पड़े, तो ये परफेक्ट रेफ्रिजरेटर हो गया। या रेफ्रिजरेटर में अंदर की चीज ठंडी करने के लिए कंप्रेसर लगाना ही ना पड़े, तो हमें क्या वक्तन किए बिना हमारी चीज ठंडी होने लगेगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, लेकिन हम कहते हैं थ्योरेटिकल कि उसके लिए W की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी Q1 की वैल्यू Q2 के बराबर होनी चाहिए। Q2 के बराबर Q1 के बराबर, Q1 बराबर Q2 का मतलब जो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है पूरी पूरी बाहर छोड़ दे अपने आप। तो बीटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, जो कि थ्योरेटिकल वैल्यू है, असल में कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर आपको मिलेगा नहीं। फॉर एन आइडियल रेफ्रिजरेटर हीट इंजन, ये ध्यान रखिएगा कि आइडियल रेफ्रिजरेटर हो या आइडियल हीट इंजन हो, उसके लिए इसका जो हीट लेता है या देता है उसकी वैल्यू हमारी टेम्परेचर के बराबर आती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि Q2 अपॉन Q1 का रेशियो T2 अपॉन T1 के बराबर चला जाता है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर की कहानी हो, चाहे वो आइडियल हीट इंजन की कहानी हो। आइडियल की बात कर रहे हैं, परफेक्ट। एयर कंडीशनर्स की मैंने बात की थी या रेफ्रिजरेटर्स की, तो एयर कंडीशनर्स भी फ्रिजी हैं, अंदर हम लोगों को ठंडा कर रहे हैं, बाहर थ्रो कर रहे हैं। और असल में जो फ्रिज आपका जहां फल सब्जी दूध वगैरह ब्रेड रखते हैं, वो भी वही काम करता है, अंदर की चीज हीट को बाहर थ्रो करता रहता है। ये कहानी है जो आप समझ पाए होंगे। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा को हीट इंजन की एफिशिएंसी से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, और वो रिलेशनशिप ये होती है, बीटा यानी बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। ईटा क्या है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। इसको याद रखिए, किसी न्यूमेरिकल में लगेगा तो प्यार से लग जाएगा। आगे कोई न्यूमेरिकल आ गया, इसको करते हैं हम लोग। तो एन आइडियल रेफ्रिजरेटर, ये देखिए, रन्स बिटवीन -227 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेटर है आइडियल। फाइंड द हीट इजेक्टेड टू एटमॉस्फेयर फॉर एवरी जूल ऑफ वर्क। और वर्क डन कितना है, 1 जूल। तो कहानी देखिए कैसे है, ये देखिए कोल्ड है ये, या मैं कोल्ड ही लिख देता हूं, जहां से बेसिकली सिंक है, आप कहना चाहिए ये सिंक है, और यहां से Q2 हीट लेता है। ये फोटो दिखा रहा हूं आपको, -23 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर रहा था, ये लिखा है। केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 इसमें जोड़ देते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 250 केल्विन। ये टेम्परेचर है जिसको हम T2 कह देते हैं। और बीच में एक पंप आ जाता है रेफ्रिजरेटर, यहां से हम वर्क डन कर रहे हैं इसके ऊपर, और ये हमको Q1 देता है। ये आप सोर्स या हीट हॉट बोल देते हैं, जिसे आप सोर्स बोलेंगे।
और ये कहां पे ले जा रहा है मामला, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 27 में 273 जोड़ दीजिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया। यहां पर सिचुएशन हम जानते हैं कि Q1 की वैल्यू जो होती है वो W प्लस Q2 के बराबर होती है। यानी कहीं पर हमको निकालना हो Q2 तो हम लिख देंगे Q1 माइनस W। ये हम सिचुएशन पूरी पकड़ लिए, आपको फोटो भी दिखा दी कैसे काम हो रहा होगा। चलिए अब W की वैल्यू दे रखी है 1 जूल के लिए, ये हीट रिजेक्टेड टू एटमॉस्फेयर यानी Q1 कितना है ये हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये Q1 को X मान लेते हैं, कलर को चेंज करते हैं, लिख दीजिए हीट रिजेक्टेड टू एटमॉस्फेयर, वो कितनी वैल्यू है, Q1 इज इक्वल टू X। यही हमको X बेटा निकालनी है। और जो गिवन वैल्यूज हैं, वर्क डन दे रखा है 1 जूल, एवरी जूल के लिए कितना है। अब हम जानते हैं Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस W, वो देखिए यहां लिखा है Q1 माइनस 1, तो Q1 की वैल्यू मैंने X ली है तो ये हो जाएगा X माइनस 1। हॉट टेम्परेचर हमारा निकल आया था जो कि था हमारा T1, हमने आपको दिखाया था T1 की वैल्यू थी 300 केल्विन, और T2 भी हमारा निकल आया था जो हमारा था 250 केल्विन। अब देखिए आइडियल रेफ्रिजरेटर के लिए क्या होता है, फॉर आइडियल रेफ्रिजरेटर हम Q1 अपॉन Q2 को T1 अपॉन T2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, ये जो स्लाइड थी एक और पीछे, यहां पर ये देखिए Q2 अपॉन Q1, T2 अपॉन T1 या Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो इससे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वैल्यू रख देंगे। Q1 की वैल्यू थी X, Q2 की वैल्यू थी X माइनस 1, टेम्परेचर 1 था हमारा 300 केल्विन और टेम्परेचर दूसरा था हमारा 250 केल्विन। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से डिवाइड किया 6, 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5x बराबर 6x माइनस 6। तो ये वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 जूल। ये आपका आंसर आ गया। इतना हीट का रिजेक्शन होगा, Q1 की वैल्यू x है 6 जूल के बराबर। ऐसे ही सवाल लगते हैं, मैंने आपको डायग्राम भी बनाया जिससे आप थोड़ी सी आसानी फील करें। मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए, अगला सवाल पकड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहां पर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन टू फ्रीज 1 gram of water at 0 degree centigrade by means of the ideal refrigerator. Temperature of surrounding is 27 degree. How much heat is passed on the surrounding in this process? Latent heat of fusion है L कितना है, 80 कैलोरी पर ग्राम। अगेन अगर फोटो आप समझना चाहें, मैं रफ फोटो स्केच कर देता हूं। ये आइस है, रेफ्रिजरेटर काम करेगा, आइस से हीट आप लेंगे Q2 और ये एटमॉस्फेयर में आप डालेंगे जो आइस की जगह 27 डिग्री पे काम है। टी की बात करें 273 जोड़ोगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। यहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात थी तो इसको आप लिख दीजिए T2, इसको लिख दीजिए T1 और ये हो जाएगा 273 केल्विन। और ये रेफ्रिजरेटर है, Q1 इसने हीट पास की है, Q1 बराबर Q2 प्लस W। ये सिचुएशन एक रफ स्केचिंग आपके सामने है। अब यहीं पे बात शुरू कर लेते हैं कि आखिर हीट रिलीज्ड कितनी है ड्यूरिंग फ्रीजिंग। हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग फ्रीजिंग, तो आपको हीट जो रिलीज किए हैं वो है M इंटू L। Q2 आइस से जो हीट ली गई है 1 इंटू 80, तो ये वैल्यू हो गई 80 कैलोरी। ये देखिए जो L दिया था कैलोरी पर ग्राम दिया था, और 1 ग्राम की स्थिति मानते हुए हमने सवाल को अंजाम दे दिया है। M की वैल्यू 1 ग्राम देखिए यहां पर लिखा हुआ है।
तो ये Q2 हमें यहां पर निकल आया। T1 हमें मालूम ही है, T1 T2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं कि जो Q2 अपॉन W होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की, उसकी वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हो? दैट इज Q2, और ये वैल्यू है Q1 माइनस Q2, और टेम्परेचर के फॉर्म में T2 T1 माइनस T2। ठीक, अब यहां से इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करेंगे तो हम यहां से Q2 W कितना निकाल सकते हैं? इसको और इसको साथ में ले रहे हैं, तो W की वैल्यू हो जाएगी Q2 इंटू T1 माइनस T2 अपॉन T2। अब Q2 की वैल्यू हो गई 80, T1 माइनस T2 की वैल्यू हो गई 300 माइनस 273 अपॉन T2 की वैल्यू हो गई बेटा वहां से 273। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7.91 कैलोरी आपका आ जाएगा। हीट कितना पास हुआ हमको तो निकालना था बेटा Q1, तो हीट पास्ड टू दी सराउंडिंग, ये वैल्यू हो गई Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W, और ये वैल्यू हो गई 80 प्लस 7.91, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 87.91 कैलोरी। ये यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये आप निकाल सकते हैं। मैं हटता हूं, उसको नोट कर लीजिए, आगे की चर्चा जारी रखेंगे। तो ये आपका इस तरह से सवाल रेफ्रिजरेटर वाले लगते हैं, और इसको आपको सीखना जरूरी है। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है? एक लिमिटेशन लगाता है, एक तरह का पाबंदी बताता है। क्या बताता है? द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ए फंडामेंटल लिमिटेशन टू द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। यानी हीट इंजन की एफिशिएंसी पर, रेफ्रिजरेटर की कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पर। वो कहता है ये दोनों 100% नहीं होंगे। मतलब जो आपकी हीट इंजन की एफिशिएंसी है वो 100% कभी नहीं हो सकती, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा कभी इंफिनिटी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज दैट भाई हीट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकेगी। तो नहीं हो सकेगी तो क्या होगा? इसका मतलब कि जो आप हीट रिलीज कर रहे हैं कोल्ड रिजर्वायर को, कैन नेवर बी मेड जीरो। यानी जो हीट लेगा सोर्स से, उसको कुछ ना कुछ हीट आपको रिजर्वायर को देना पड़ेगा, सिंक में देना पड़ेगा हीट इंजन के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हीट आप सोर्स से ले लें और सारा काम करके दे दें, कुछ रिलीज ना करें सिंक के लिए। तो हीट इंजन में आपने हीट अगर ली है, काम तो करेगा ही इंजन, हीट इंजन, और बाकी इजेक्ट भी करेगा। और रेफ्रिजरेटर के लिए लिखा है सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए कैन नेवर बी इनफाइनाइट, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। दिस इंप्लाइज दैट एक्सटर्नल वर्क हमको करना ही पड़ेगा। अगर हमको पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना है तो वी हैव टू डू सर्टेन वर्क, जिससे पानी ऊपर से नीचे चढ़े। या इस केस में हमें ठंडी चीज से हीट को एक्सट्रैक्ट करके गर्म जगह अगर भेजना है, ठंडी से हीट निकालो गर्म जगह भेजो, तो हमको एक एक्सटर्नल रेफ्रिजरेटर लगाना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा जो ये काम कर सके। बिना उसके काम नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। वही कह रहा है, दिस इंप्लाइज दैट एक्सटर्नल वर्क कैन नेवर बी जीरो। जो कंप्रेसर या रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। और ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बताता है, फंडामेंटल लिमिटेशन लगाता है कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती हीट इंजन की, और रेफ्रिजरेटर के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंफिनिटी कभी नहीं हो सकता। इसको कई तरीके से कहा जाता है। दो साइंटिस्टों की स्टेटमेंट्स को आपके सामने रखा जा रहा है जो नॉर्मली समझा जाता, बताना चाहिए। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या है? नो प्रोसेस इज पॉसिबल विच कैन कंप्लीटली कन्वर्ट हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम ए रिजर्वायर इनटू वर्क। कोई भी ऐसा हीट इंजन पॉसिबल नहीं है जो पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, कुछ इजेक्शन ना दे, रिजेक्शन ना दे, सिंक में हीट ना दे। ये संभव नहीं है कि जितना हम पेट्रोल डालें सब का सब वो गाड़ी चलाने में लग जाए, धुआं निकले ही ना, ऐसा संभव नहीं है।
ये क्लॉसियस स्टेटमेंट ये रेफ्रिजरेटर की बात को कह रहे हैं, बात वही है, घुमा के ए टू बी और बी टू ए कहा जा रहा है। नो प्रोसेस इज पॉसिबल विच कैन ट्रांसफर हीट, कोई ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जो हीट फ्रॉम कोल्ड, ठंडी चीज से हीट निकाल सके, टू ए हॉट बॉडी, हॉट बॉडी में दे सके, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, बिना एक्सटर्नल वर्क किए, कुछ भी ना करें, हॉट से कोल्ड में अपने आप हीट निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही ये बता रहे हैं। तो आप ये बात पकड़ पाए होंगे, यहां पर ही बताया जाता है, इसलिए मैंने कहा आपके सामने भी लाना चाहिए। अब अगले प्रोसेस आते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि अगर आप ए टू बी गए हैं, एक सिस्टम है, सराउंडिंग है, तो ए टू बी जाने में मान लीजिए आपने हीट ली है सिस्टम ने, तो जब आप बी से ए जाएं तो आप उतनी ही हीट या उतना ही वर्क सब कुछ वैसे ही पा जाएं, सराउंडिंग में भी कोई चेंज ना हो। जिस स्थिति में ए था और उसकी सराउंडिंग थी, ए से बी आ गए आप, सराउंडिंग कुछ बदल गई, बी कोई स्टेट बदल गई, लेकिन आप बी टू ए जब जाएंगे तो वापस ए जब पहुंचेंगे तो वहां की स्थिति वैसी ही मिले जैसे शुरू में थी, वैसे ही सराउंडिंग मिले, और वही अगर आते वक्त हमने काम किया है तो बी टू ए जाते वक्त ही हमको काम करके दे दे। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इन जनरल नेचर के अंदर ऐसे प्रोसेस, परफेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं पाए जाते, क्योंकि बहुत सारे डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं। डिसिपेटिव का मतलब फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी है, वगैरह वगैरह। तो वहां पर जो आपका हीट लॉस होता है या वर्क डन लग जाता है वो वापस नहीं मिल पाता, वो तो अपना डिसिपेटिव फोर्सेस ले जाते हैं अपने साथ। बात समझ कर रहे हैं, बॉडी गर्म हो जाती है वगैरह वगैरह। तो यहां पर आप समझ पाए होंगे ए टू बी जाने में जो कार्यक्रम हुआ है, बी टू ए जाने में सेम कार्यक्रम हो। तो सिस्टम और सराउंडिंग, जो यहां स्थिति है, यहां की स्थिति वापस पहुंचे तो वही सेम स्थिति हमको मिल जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। आप साइक्लिक प्रोसेस मत समझना। साइक्लिक प्रोसेस में तो क्या होता है, ए से बी जाते हैं और बी से ए आते हैं, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि सेम सिचुएशन हो। जितना हमें ए टू बी ले जाने में काम करना पड़ा, हो सकता है बी टू ए जाने में उतना काम हमको ना मिले। तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो जाएंगे। साइक्लिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस अलग हैं। साइक्लिक प्रोसेस है ये, दैट इज नॉट इक्वल टू रिवर्सिबल प्रोसेस। बात मेरे ख्याल से आप पकड़ पा रहे होंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस की कहानी सेम जो आने में हुआ है वही जाने में आज हो जाए। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं बेटा जो कि ऐसा ना करें, ए टू बी आने में जो काम हुआ है बी टू ए जब जावे तो वैसा काम ना हो। ठीक है, कुछ फर्क हो जाए बस। तो देयर मस्ट बी, अच्छा ये कंडीशंस हैं रिवर्सिबिलिटी की, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? देयर मस्ट बी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस। डिसिपेटिव फोर्सेस जैसे फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये सब ना हो, क्योंकि इसमें जो वर्क डन लग जाएगा हीट वीट बन के निकल जाएगा, सेम सिचुएशन नहीं होल्ड कर पाएंगे। द डायरेक्ट एंड रिवर्स प्रोसेस मस्ट टेक प्लेस इनफाइनेटली स्लो। काफी स्लो प्रोसेस होना चाहिए रिवर्सिबिलिटी के लिए या रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मस्ट नॉट डिफर अप्रिशिएबली फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग से जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। सराउंडिंग का और सिस्टम का टेम्परेचर में ज्यादा फर्क हुआ तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस को अंजाम नहीं दे पाएंगे। और अभी बात कर रहे थे इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको मैंने बताया कि जो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होते वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। नेचर में जो अधिकतर प्रोसेस मिलते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होते हैं। तो ये बात आपको पकड़ में आई होगी। एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छा टॉपिक कार्नोट इंजन की बात करते हैं। ये कार्नोट इंजन क्या है? ये एक हीट इंजन है, लेकिन ये परफेक्ट या आइडियल हीट इंजन है। इसके अंदर हम लोगों ने जो डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं उन सबको हटा के रखा है। ये थ्योरेटिकल है, ऐसा बन नहीं सकता इंजन, लेकिन हम किसी भी हीट इंजन को इससे कंपेयर करते हैं तो ये आइडियल हीट इंजन है। उससे हम कंपेयर करके एफिशिएंसी बता सकते हैं कि भाई ये आदमी कितने क्लोज है भगवान राम के, कैसे कैसे आचरण और व्यवहार है। तो
भगवान तो कोई बन नहीं सकता, लेकिन कितने क्लोज आप हैं, कितनी अच्छी बातें उनकी मान रहे हैं, उनके बताए गए पद चिन्हों पर चल रहे हैं। वही चीज कि ये आइडियल है करनॉट इंजन, हीट इंजन। जो इंजन आप हीट इंजन बनाएंगे उसकी एफिशिएंसी इसके हिसाब से बता सकते हैं कि भाई कितना अचीवमेंट कर पा रहा है मामला ये। तो ये हीट, इसको बोलते हैं कार्नोट हीट इंजन। तो ये एक थ्योरेटिकल इंजन है, परफेक्ट इंजन है। इसमें 4 स्ट्रोक्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप की बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि इसमें मेन कौन से कंपोनेंट हैं। तो आइए समझते हैं मेन पार्ट्स ऑफ कार्नोट इंजन। द मेन पार्ट्स ऑफ कार्नोट इंजन आर एज फॉलोज। कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक होता है सिलेंडर। ये देखिए यहां पर आपका ये एक सिलेंडर है जिसकी जो बेस होती है वो कंडक्टिंग होती है, बाकी जो वॉल्स होती हैं ये नॉन कंडक्टिंग है, यानी जो भी हीट का एक्सचेंज होगा वो इसके बॉटम से होगा। इसका जो पिस्टन होता है ये पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है। द सिलेंडर हैज कंडक्टिंग बेस एंड इंसुलेटिंग वॉल्स। इट कंसिस्ट द गैस एज ए वर्किंग सब्सटेंस। इसके अंदर क्या होती है? आइडियल गैस जो वर्किंग सब्सटेंस का काम करेगी। इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन इज अटैच्ड। ये जो फ्रिक्शन पिस्टन है ये इंसुलेटेड है और फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है। आइडियल है ना, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है जैसा इसके अंदर शो किया गया है। तो ये सिलेंडर हो गया साहब, जिसके बॉटम कंडक्टिंग वॉल है, बाकी सब इंसुलेटिंग वॉल्स हैं। अब उसके बाद दूसरा आता है ये सोर्स, ये जो रखा है। सोर्स इज ए हॉट रिजर्वायर एट ए गिवन टेम्परेचर T1 विथ कंडक्टिंग वॉल्स। इसकी कंडक्टिंग वॉल से कोई चीज रखेंगे तो ट्रांसफर ऑफ हीट होना शुरू हो जाएगा। ये टेम्परेचर ऐसा है कि इसमें से कितनी भी हीट निकाल लें ये हीट कम नहीं होगी, ठीक है। ये T1 टेम्परेचर बना रहेगा। तो एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी टेकन फ्रॉम इट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। जो T1 टेम्परेचर है वो T1 ही रहेगा, जितनी चाहो हीट ले लो इसमें से। ऐसे ही अगली चीज हो जाती है सिंक। सिंक का टेम्परेचर T2 है, कितनी भी हीट यहां पर दे दें हम, ये भी कंडक्टिंग वॉल, कितनी भी हीट हम यहां पर दे दें आपका टेम्परेचर T2 नहीं बढ़ेगा सिंक का। तो सिंक क्या है? कोल्ड रिजर्वायर है। एट टेम्परेचर T2 इट हैज इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होने की वजह से ही टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है ना। सो एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी इंजेक्टेड, रिजेक्टेड या इंजेक्टेड लिख दीजिए, मतलब इसमें कितनी भी दे दें विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। तो वर्किंग सब्सटेंस वी यूज एन आइडियल गैस एज ए वर्किंग सब्सटेंस इन द सिलेंडर, ठीक है। अगली बात आती है बीच में ये इंसुलेटेड स्टैंड। तो इंसुलेटिंग स्टैंड क्या होता है? द बेस ऑफ द सिलेंडर कुड बी प्लेस्ड ऑन द इंसुलेटेड स्टैंड टू आइसोलेट इट कंप्लीटली फ्रॉम द सराउंडिंग। अगर सराउंड, भाई इसका केवल यही तो कंडक्टिंग पार्ट है, अगर हम इंसुलेटेड पार्ट में रख देंगे तो सराउंडिंग से कट गया, बाकी सब तो आइसोलेटेड वॉल्स हैं, मतलब इंसुलेटिंग वॉल्स हैं। तो ये इसके 4 पार्ट हो गए। एक हो गया सिलेंडर, फिर हो गया सिंक जो T1 टेम्परेचर पे, इंसुलेटेड स्टैंड, और दूसरा हो गया सिंक T2, वो सोर्स है T1 वाला, और T2 हो गया सिंक। अब यहां पे 4 स्ट्रोक्स या 4 स्टेप्स होते हैं। वो 4 स्टेप कार्नोट साइकिल के हम देखते हैं। तो कार्नोट साइकिल में पहला स्टेप क्या होगा? एज द इंजन वर्क्स द वर्किंग सब्सटेंस ऑफ द इंजन अंडरगोज ए साइकिल नोन एज कार्नोट साइकिल। अब ये कार्नोट साइकिल के 4 स्ट्रोक्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है? ये फोटो, ये ग्राफ भी वैसे ही बना है। फर्स्ट स्ट्रोक है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कर्व ए बी। ये देखिए ए से लेकर आप बी तक जा रहे, क्योंकि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये आपका टेम्परेचर जो T1 है वो T1 मेंटेन रखते हैं। T1 टेम्परेचर पे T1 ही चल रहा है। तो ये देखिए यहां पर क्या है, कैसे करते हैं? द सिलेंडर कंटेनिंग 1 मोल आइडियल गैस, जो सिलेंडर है उसमें 1 मोल गैस ले लेते हैं और एज ए वर्किंग सब्सटेंस, और अलाउड टू एक्सपैंड स्लोली एट द कांस्टेंट टेम्परेचर T1 बाय पुटिंग इट ऑन द सोर्स। हम लोग उसको लेंगे, यहां डायग्राम नहीं बना है, इस वाले सिस्टम को सोर्स के ऊपर रख देंगे, सोर्स के ऊपर रख देंगे, और उसको गैस को क्या करेंगे? एक्सपैंड होने देंगे। तो अलाउड टू एक्सपैंड स्लोली, धीरे धीरे गैस एक्सपैंड होगी, टेम्परेचर को बदलेंगे नहीं, जो T1 मिल रहा है वो T1 सेम रहेगा स्लोली। तो सेम टेम्परेचर पर जब आपने इसको सोर्स पर रख दिया है,
स्टेप नंबर 1 या फर्स्ट स्ट्रोक, वहां पर आइसोथर्मली गैस का एक्सपेंशन हो जाएगा सोर्स के ऊपर रखने पर। उसी को यहां पर इस ए बी कर्व से दिखाया गया है। तो शुरुआत में P1 V1 T1 था और T1 टेम्परेचर सेम बना, लेकिन आपका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो गया। PV इक्वल टू nRT जो इक्वेशन होती है, T को सेम रखा तो P1 की जगह P2 अलग प्रेशर और V1 की जगह V2 आ गया। भाई पिस्टन एक्सपैंड करेगा, पिस्टन ऊपर चला गया, था एक्सपैंड किया ऊपर, टेम्परेचर नहीं बदला। अब क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसलिए जो वर्क डन होता है वो आइसोथर्मल वाला फॉर्मूला लगा दिया। हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस, जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है गैस उसी के बराबर हो जाता है, और उस वर्क डन को हम लगा देते हैं RT1 log टू द बेस E V2 अपॉन V1, और ग्राफ से निकालेंगे तो एरिया ऑफ ABGE, ये देखिए ABGE, इस एरिया को आप क्या बोलेंगे, जो वर्क डन गैस ने किया है, एक्सपैंड हो रही है। बात समझ में आई होगी। ये पहला स्ट्रोक था, हम सोर्स पर रखे थे। अब अगला हम लोग स्टेप देखेंगे, सेकंड स्ट्रोक। सेकंड स्ट्रोक क्या है, कर्व BC मिलेगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या, पहले दो प्रोसेस एक्सपेंशन में रहती हैं, ये देखिए एक्सपेंशन, और ये भी एक्सपेंशन में जा रहा है, ये भी एक्सपेंशन में गया था। एडियाबैटिक का मतलब है कि ये जो एक्सपेंशन है इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम सेकंड स्टेप में नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पे रखेंगे। पहले इस पे रखा, अब उठा के इस पे रख दिया। तो इंसुलेटिंग स्टैंड पे जब रखोगे तो डेल्टा क्यू विल बी 0, ना हीट आएगी ना जाएगी, और एक्सपैंड होने दिया हमने। तो ये कैसा एक्सपेंशन हो गया, एडियाबैटिक। अब टेम्परेचर बदलेगा, डेल्टा क्यू 0 है, सेम टेम्परेचर है नहीं, हाँ डेल्टा क्यू 0 है, इसलिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन है इस इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखने के बाद। तो ये देखिए यहां पर P2 V2 T1 वेरिएबल्स थे, अब नया हमारा P3 V3 एंड T2 ये वेरिएबल्स हमें मिल गया। कहां तक इसको एक्सपैंड होने देते हैं, जब तक इसका टेम्परेचर T1 टू T2 ना पहुंच जाए। T2 जो कि हमारा सिंक का टेम्परेचर है, तो T1 से T2 जाने देते हैं, इसको एक्सपैंड होने देते हैं। जब T2 पहुंच जाता है वहां तक तो पकड़ लेते हैं, रोक लेते हैं, तीसरा स्ट्रोक मारेंगे। तो ये एडियाबैटिक के लिए जो फॉर्मूला लगता है R अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2, ये हम वर्क डन निकाल लेते हैं इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन ग्राफ से निकालें तो ये BCHG, ये जो ग्राफ आ रहा है ये हमारा ग्राफ है एडियाबैटिक एक्सपेंशन का वर्क डन। अभी भी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है गैस का, तो वर्क डन कौन कर रहा है, गैस कर रही है। अब अगले दो स्टेप में कंप्रेशंस होंगे। तो नंबर 3 का स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक हमारा होता है C से D तक का। ये जो कर्व दिख रहा है इसमें देखिए वॉल्यूम घट रहा है, ये V इधर है और P इधर है, कंप्रेशन है ये कंप्रेशन कौन सा होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब हम तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि इसको उठाकर सिंक पे रख देते हैं। पहला स्टेप इसके ऊपर, दूसरा स्टेप इसका ऊपर, तीसरा स्टेप इसके ऊपर, सिंक के ऊपर रखते हैं। अब सिंक में क्या होता है कि हीट पास करेगा लेकिन टेम्परेचर वेरी नहीं होगा, तो T2 टेम्परेचर पर ही उसका कंप्रेशन करते हैं, हम कंप्रेस करते हैं पिस्टन को। तो कंप्रेस जब करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो हीट रिलीज होती है बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। ये वर्क डन का इसीलिए कंप्रेशन है तो माइनस लगा दिया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और इससे हम यहां पर RT2 log E V4 अपॉन V3, यहां पर पैरामीटर थे P3 V3 T2, यहां पर T2 का T2 रहा आइसोथर्मल है, लेकिन P3 V3 चेंज हो गए, P4 V4 बन गए। तो ये वैल्यू रख देते हैं, इससे मैं एडियाबैटिक कंप्रेशन में वर्क डन निकल आता है। एरिया क्या रहा वर्क डन वाला, ये देखिए ये जो एरिया होता है इतना, दिस इज द एरिया ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन में जो ऑन द सिस्टम, ऑन द गैस किया जा रहा है। ये तीसरा स्ट्रोक हो गया, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा, चौथा इसी के ऊपर लाना, फिर इंसुलेटिंग स्टैंड पे लाना। ये देखिए अगले काम में क्या रहा, फोर्थ स्ट्रोक, जो DA कर्व दिख रहा है, यहां भी हम क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन है। अगेन ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। एडियाबैटिक का मतलब डेल्टा क्यू 0 होना। तो हम लोग ने पहला स्टेप ये किया, दूसरा ये किया, फिर तीसरा ये किया और चौथा वापस इसके ऊपर ले आए।
इंसुलेटिंग वॉल पे रखें तो डेल्टा क्यू विल बी 0, और यहां पर कंप्रेशन है, यानी हम कंप्रेस कर रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर ना होने देने से। उस समय जो वर्क डन निकलता है ऑन द सिस्टम वर्क डन है, तो ये माइनस आ जाता है, और इसके लिए ये वर्क डन एडियाबैटिक वाला वर्क डन ये निकलता है जो कि एरिया ऑफ एडीएफई है। तो ये एरिया है एडीएफई, ये जो वर्क डन है, ये 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो गए, जहां से ये पिस्टन चालू हुआ था वापस वहीं पर पहुंच गया है। ये पूरी साइकिल, कार्नोट साइकिल कंप्लीट हो गई। अब इसका अगर हम वर्क डन निकालें तो देखिए कैसे काम बनता है। एफिशिएंसी, तो नेट वर्क डन अपॉन हीट इनपुट, तो नेट वर्क डन क्या हो गया, डब्ल्यू नेट अपॉन हीट इनपुट, जितना हीट इनपुट हमने दिया है इसको। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 जोड़कर Q1 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ईटा की वैल्यू ये निकल आती है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और परफेक्ट हीट इंजन के लिए हमने पकड़ रखा था कि Q2 अपॉन Q1 को T2 अपॉन T1 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर यहां पे इंसर्ट कर दो तो ईटा की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की साहब। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये कहानी हमें ध्यान रखनी, जो कार्नोट साइकिल पूरी कंप्लीट होती है। कुछ बातें और इसमें खास जानने की हैं, उस पर भी ध्यान देते हैं। जैसे ये फॉर्मूला जो पीछे अभी देखा था, द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक। ये टेम्परेचर सोर्स और सिंक के, सोर्स है ये सिंक है। तो T1 T2 केवल टेम्परेचर पे कार्नोट इंजन डिपेंड कर रहा है। जितना हम टेम्परेचर रखेंगे उसी हिसाब से एफिशिएंसी आ जाएगी। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। आपने इसकी एफिशिएंसी कौन सा वर्क सब्सटेंस यूज कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। वर्किंग सब्सटेंस कोई हो, उसके नेचर से कुछ लेना देना नहीं है एफिशिएंसी का। The efficiency of Carnot engine will be 100%। ये n की वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब T2 हम 0 कर दें। If the temperature of the sink is 0 Kelvin, अब 0 केल्विन सिंक का टेम्परेचर हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, इसलिए एफिशिएंसी कभी 100% हो नहीं सकती है। ये कहानी है। सिंक जो है उसको 0 केल्विन पे नहीं ला सकते। 0 केल्विन समझ रहे होंगे, खतरनाक चीज है, काफी कम टेम्परेचर है, तो वो नहीं कर पाते, इसलिए 100% एफिशिएंसी हमको नहीं मिल पाती। ये हो गई कार्नोट साइकिल। इसी कार्नोट साइकिल के बेसिस पे कह लीजिए कार्नोट थ्योरम बन जाती है। तो कार्नोट थ्योरम देखिए क्या है, वो क्या बताती है। अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम, ए हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द टू गिवन टेम्परेचर्स, T1 जो कि हमारा सोर्स का टेम्परेचर है और T2 जो हमारा सिंक का टेम्परेचर है, एफिशिएंसी मोर देन दैट ऑफ कार्नोट इंजन। यानी कोई भी हीट इंजन जो T1 T2 के बीच काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी सबसे तगड़ी, उससे कोई भी आप बनाएंगे उससे कम ही एफिशिएंसी का मिलेगा। द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। कोई भी वर्किंग सब्सटेंस यूज करेंगे इससे कोई मतलब नहीं, एफिशिएंसी उस पर डिपेंड नहीं करती। ये कार्नोट इंजन की पूरी कहानी है। कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बढ़ जाए। ए कार्नोट इंजन टेक्स इन 3000 किलो कैलोरी ये ऑफ हीट इंजन फ्रॉम ए रिजर्वायर एट 627 डिग्री सेंटीग्रेड एंड गिव्स ए पार्ट ऑफ इट टू सिंक एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंक 27 डिग्री पर है और हॉट जो बॉडी है या रिजर्वायर या सोर्स जो है वो 627 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। फाइंड द वर्क डन बाय द इंजन। पहले तो ये T1 T2 को एब्सोल्यूट फॉर्म में चेंज करना होगा। तो T1 की वैल्यू हो गई 273 प्लस 627 विच इज 900 केल्विन। T2 की वैल्यू हो गई 273 प्लस 27 यानी 300 केल्विन। ईटा जो एफिशिएंसी होती है W अपॉन Q1 होती है, या आप बात करें 1 माइनस T2 अपॉन T1 होती है। अब वर्क डन लिखा कुछ और कितनी हीट हमने दी थी, इतने किलो कैलोरी ऑफ हीट थी, तो 3000 किलो कैलोरी आपने हीट दी। 1 माइनस 300 अपॉन 900, ये वर्क डन आपको, इसको सॉल्व कर लीजिए। वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा 2000
किलो कैलोरी, आप जूल में चेंज करेंगे तो 2000 इंटू 4.2 किलो जूल, यानी 8.4 इंटू 10⁶ जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका आपका वर्क डन निकाल लिया है, और यही पूछा था कि कितना ये जो कर्नॉट इंजन है ये कितना वर्क डन कर रहा है। इस तरीके से सवाल निकलते हैं, आसान होते हैं। कॉन्सेप्ट जरूर सीखिएगा, फॉर्मूले तो याद करने ही होंगे, लेकिन थोड़ा समझे रहेंगे तो एप्लीकेशन हो पाएगा। वरना क्या होगा, आप कहेंगे कि थ्योरी सर पढ़ ली और आ रही है, सवाल नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं लगाते कैसे, प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। तो इसको नोट करिए। अगला एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। अगला न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा, ये देखिए एक न्यूमेरिकल और है। कर्नॉट्स इंजन टेक्स इन 1000 किलो कैलोरीज ऑफ हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर at 827 degree centigrade and exhaust it to the sink 27 degree centigrade. How much work does it perform? What is the efficiency of the engine? W भी निकालना है, ईटा भी निकालना है। तो यहां पर जो Q1 की वैल्यू है वो है आपकी 1000 किलो कैलोरी, तो मैं लिख देता हूं 10⁶ कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी हो गया। T1 कितना आ गया, 827 डिग्री में 273 जोड़ दो, 1100 केल्विन। T2 कितना हो गया, 27 था, तो 27 में 273 जोड़ दिया, 300 केल्विन बेटा। हम जानते हैं Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू T2 अपॉन T1 के बराबर होता है कर्नॉट इंजन के लिए। तो Q2 की वैल्यू क्या हो गई, T2 अपॉन T1 इंटू Q1, 300 अपॉन 1100। Q1 कितनी है, 10⁶। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.72 इंटू 10⁵ कैलोरी। ये आपका आ गया Q2। और एफिशिएंसी निकालें अगर, तो एफिशिएंसी यानी ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100, तो 1 माइनस 300 अपॉन 1100 इंटू 100, वैल्यू हो गई 72.72%। ये आपका आंसर आ गया। तो इसने जो पूछा था हाउ मच वर्क डज इट परफॉर्म, ये Q2 निकाल रहे हैं, और एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, ये कहानी यहां पर निकल आती है। तो ये Q2 की वैल्यू भी निकल आई और Q1 की वैल्यू भी निकल आई। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। और वर्क डन निकालने के लिए ये भी आप कर सकते हैं, ये वर्क डन तो नहीं है, Q2 निकला है, कि आप जो वर्क डन निकालते हैं वो W ऊपर क्या था, कितना, इतनी Q1 ली थी और Q2 हमने निकाली, W अपॉन Q1 भी लिख देते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं W अपॉन Q1, 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो वर्क डन निकालना हो तो 1 माइनस T2 की वैल्यू थी 300 अपॉन 1100, और इसको मल्टीप्लाई कर देना Q1 से, और Q1 था 10⁶। ये आपका कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका वर्क डन निकल आएगा। Q2 भी निकाल चुके हैं, और चाहें तो और भी चीजें रख सकते हैं कितना वर्क डन हुआ है। तो ये अंदाजा आपको लगा होगा, ऐसे सवाल बनाया जा सकता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम लोग अगली चीज समझते हैं, ये नोट कर पाए होंगे। एक टर्म और आता है जिसे बोलते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होता है, जैसे कि हमारा जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ऐसे ही एक और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होता है एंट्रोपी। आप शायद मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में खूब पढ़ते होंगे ये। तो वी हैव अनदर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ऑफ ए सिस्टम नेम्ड एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जो होती है वो क्या चीज दिखाती है, डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन जितना होगा एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। तो ग्रेटर द रैंडमनेस ऑफ डिसऑर्डर ग्रेटर इज द एंट्रोपी। इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन देते हैं, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डेल्टा क्यू अपॉन टी। इस फॉर्मूले को याद रखें, और इसको बोला जाता है, दिस रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। अब एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, जूल अपॉन केल्विन, और डायमेंशन आपको पता है। वी ऑलवेज डिफाइन चेंज इन एंट्रोपी रेदर देन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। चेंज इन एंट्रोपी से मतलब रहता है, एब्सोल्यूट वैल्यू से ज्यादा मतलब नहीं रहता। अब दो इसमें चेंज देखेंगे। पहला ये, जब टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या है, और जब टेम्परेचर बदल रहा है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या है। तो पहली बात, जब स्टेट चेंज हो रही होती है, स्टेट का मतलब मान लीजिए कोई पानी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और बर्फ बन रहा है, तो उस समय 0 डिग्री का ही बर्फ बनेगा, तो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। उस समय व्हेन हीट इज सप्लाइड टू ए सॉलिड, मान लीजिए आइस है 0 डिग्री की, ये आपकी आइस है 0 डिग्री की, आपने हीट इसको दी और ये क्या हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। स्टेट चेंज कर दी, टेम्परेचर नहीं बदला। एंड इट स्टेट चेंजेस सच दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये आइस से वाटर बनने में कोई टेम्परेचर का फर्क नहीं है, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या निकालते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। अगर हम हीट दे रहे हैं तो प्लस, हीट ले रहे हैं तो माइनस। तो ये ds क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी, यानी प्लस माइनस एम एल, ये लेटेंट हीट L और m मास अपॉन T। पॉजिटिव साइन तब आएगा जब हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है या हम दे रहे हैं। नेगेटिव साइन आएगा तब जब हीट वो रिजेक्ट कर रहा होगा। तो ये आप समझ पाए होंगे, इस समय जो है ये आइस हीट लेकर पानी बनेगी हीट लेने के बाद। दूसरा क्या होता है कि जब टेम्परेचर बदल रहा होता है, when temperature of a substance changes from T1 to T2, अगर टेम्परेचर बदल रहा है तो उस समय ds की वैल्यू क्या आ जाती है, कैलकुलेट करने के बाद 2.303 ms, m है ये स्पेसिफिक हीट है, log to the base 10 T2 upon T1, जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, टेम्परेचर में तो तब्दीली है। m है मास ऑफ द सब्सटेंस, s है स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, ये चेंज इन एंट्रोपी है। अब इसको लेके एक छोटा सा सवाल है, वो भी कर ले जैसे पूरी बात बन जाए। तो बेटा कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, और जिससे कि एंट्रोपी वाली बात समझ में आए। और हुआ क्यों कुल मिला के ऐसा कि ये क्वेश्चन मैं करता चला गया और मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ही नहीं दबाया उससे क्या रहा कि क्वेश्चन पूरा मैंने सॉल्व कर दिया लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, इसीलिए पहले से लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो मैं इसको बिगाड़े हुए आपको समझा देता हूं यहीं पर। तो चलिए समझ लेते हैं कि मामला हुआ क्या है। यहां बोल रहा है क्वेश्चन में 200 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree centigrade is converted into water vapor at 100 degree centigrade. Evaluate the change in entropy. तो देखिए 0 डिग्री आइस से आपको वेपर बनानी है तो सीधे नहीं बनेगी, पहले तो स्टेट चेंज होगा आइस से वाटर में, फिर 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनेगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड बाद में 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर बनेगी। आपने जो चेंज इन एंट्रोपी पढ़ रखी है, जहां पर स्टेट चेंज होता है उसके लिए अलग फॉर्मूला लगाते हैं, जहां पर टेम्परेचर बदलता है उसके लिए अलग फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां पर टेम्परेचर नहीं बदल रहा, यहां बदल रहा, यहां नहीं बदल रहा। तो पहले प्रोसेस को लेते हैं जो मैंने यहां लिख दिया था, आइस टू वाटर। यहां पे टेम्परेचर नहीं बदल रहा तो आइस ने हीट ली है वाटर बनने के लिए, तो डेल्टा क्यू अपॉन T1, डेल्टा क्यू हो गया पॉजिटिव का ml आइस, इस आइस ने हीट ली तो ml आइस, और अपॉन T1 तो 200 m की वैल्यू 80 आइस का लेटेंट हीट, और 273 क्योंकि 0 डिग्री का मतलब होता है केल्विन में 273 केल्विन। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 58.6 कैलोरी पर केल्विन आ जाएगा, बड़ी अच्छी बात। दूसरा सिचुएशन आया वाटर से वाटर बनने का 0 डिग्री से 100 डिग्री, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर बदल रहा है तो दूसरा फॉर्मूला, तो डेल्टा S2 क्या आया, ms log T2 अपॉन T1। ये ln log जो है वो नेचुरल लॉग है, ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, यहां भी समझाया था। तो ये ln का मतलब होता है log टू द बेस e, जिसे बोलते हैं नेचुरल लॉग, और log टू द बेस 10 को बोलते हैं कॉमन लॉग। इस नेचुरल लॉग को आप कॉमन लॉग में चेंज कर सकते हैं 2.303 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, जो केमिस्ट्री में बहुत बार किया है। ठीक, तो यहां पर 200 आ गया m की वैल्यू, s स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है 1, और
ln की वैल्यू क्या हो गई 373 अपॉन 273 केल्विन में, तो 200 ln 1.4 कैलोरी अपॉन केल्विन, ये वैल्यू आ गई सेकंड स्टेट की। अब तीसरी स्टेट बची हमारी ये वाटर टू वेपर, वाटर टू वेपर। तो यहां पर देखिए टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। तो स्टेट चेंज होने में डेल्टा क्यू अपॉन 2/3, डेल्टा क्यू का मतलब एम एल स्ट्रीम, स्टीम एम एल स्टीम भाई, ये वाटर, ये वेपर की जो लेटेंट हीट है वो लगती है इसमें चेंज होने में। तो एम एल अपॉन T3, एम हो गया 200, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम 540, और ये रहा 373, इसकी वैल्यू आ गई 289.5 केल्विन, कैलोरी केल्विन। टोटल एंट्रोपी में चेंज कितना हुआ? तो नेट चेंज इन एंट्रोपी सबको डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 जोड़ दीजिए, 58.6, 200 ln नेचुरल लॉग 1.4 टू 89.5, और यहां पर इस नेचुरल लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई करके कॉमन लॉग यानी बेस 10 पर चेंज कर लिया है, और इसकी वैल्यू देख लीजिए टेबल से, ये आपको दी होगी, और 289.5 सबको जोड़ा, 415.4 कैलोरी अपॉन केल्विन, ये एंट्रोपी में चेंज मिला। एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मोशन को दिखाता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ये मैं नीचे कर देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। और अगली बात हम लोग करेंगे जब ये आ जाता है 3 क्वेश्चन चैलेंज। आज 3 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, जैसे कि हर बार चैलेंज देते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया तो कर पाएंगे, भी मैं बताता भी हूं, इसको थोड़ा नोट कर लें। ये देखिए, आप मैं 5 सेकंड के लिए वक्त दे रहा हूं, उसको आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद है ये आप नोट कर पाए होंगे। अब वक्त आ गया 3 क्वेश्चन चैलेंज का। जैसे मैं बात कर रहा था कि ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये आज के ही टॉपिक पर बेस्ड हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया है तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है तो आप उस पॉइंट पर जाके वीडियो उतना और देख लीजिए कि क्या चीज मैं चूक गया हूं जिससे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, देखकर फिर आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व कर लें तो कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को आप पोस्ट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को पोस्ट कर दीजिए। और इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जानने के लिए अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो पहला सवाल आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1 का चैलेंज। हटता हूं और 5 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, जिससे आप इसको पॉज करके और कर पाए। मेरे ख्याल से 5 सेकंड हो गए हैं। आंसर को पोस्ट कीजिए, होना चाहिए सवाल। कहीं डाउट आए वीडियो के स्पॉट पे जाके दोबारा देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। हटता हूं और फिर से आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूं, जिसे आप इसको पॉज करके क्वेश्चन को कर पाए। मेरे ख्याल से पॉज कर पाए होंगे और फिर करे होंगे। इसका आंसर पोस्ट कीजिएगा जिससे आपको पता चले और बच्चों को भी कि आपका लग रहा है। मैं हटता हूं, 5 सेकंड फिर से ले लीजिए और इसको फिर से पॉज करिए और करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि और कहीं भी कोई क्वेश्चन अटक रहा है, ये मेडिकल एंट्रेंस में आए 2016 2018 जो लिखा हुआ मेडिकल में आए, नहीं हो रहे हैं तो वीडियो के स्पेसिफिक पार्ट को देखकर सीख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपके न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी नीट चैनल को तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही अगर ये वीडियो पसंद आया है तो। और इसका पीडीएफ चाहिए तो जैसा मैंने बताया था कि अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।